नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट पॉइंट कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने इतिहास पढ़ते जा रहे हैं, तो इतिहास में अगर आपको इतिहास की बारीकी से पढ़ना है और बिल्कुल डीपली पढ़ना है तो आप मेरी क्लास 1 से शुरू करें और क्लास 6 तक वो बिल्कुल एकदम डीपली पढ़ाया गया है। उसमें बिल्कुल शुरू से पढ़े तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 7, जो क्लास 7 है, खिलजी वंश। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बलबन, और बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो धीरे धीरे क्या किया, भारत में क्या किया, गुलामों ने राज किया। तो उसके बाद में जो बलबन था, गयासुद्दीन बलबन, तो मैंने बताया आपको कि सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस, ये नीति इसने अपनाई। और ये नीति जो क्या होती थी, इससे पहले इसने एक नियम दिया था, राजत्व का नियम। राजत्व का नियम दिया और इस नियम में इसने कहा था कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, और मैं ईश्वर का भेजा हुआ क्या हूं, एक दूत हूं। तो इस तरीके से इसने कहा, लेकिन इसकी कोई बात नहीं मानता था। क्यों? मैंने आपको बताया था कि ये जो बलबन था बहुत मोटा और काला था और इसकी बात कोई नहीं मानता था। तो हुआ क्या, फिर इसने इसके जब ये बात नहीं मानते थे तो इसने सिजदा और पाबोस कि मैं जहां पे भी जाऊंगा, जिस रास्ते से जाऊंगा, तो इस तरीके से सर झुका के सब मुझे क्या करेंगे, सलाम करेंगे। और पाबोस मतलब क्या, मेरे पैर चूमेंगे। तो इस तरीके से इसने 2 नियम दिए थे। और इसके बाद में इसने एक और नीति अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति, कि जो कोई भी व्यक्ति इसकी बात नहीं मानता था तो उनको क्या करता था, ये उनको मारता था, और मार के उनका खून किसमें, उनको नदी में बहा दिया जाता था। तो इस तरीके से इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। एक बार इसका एक बेटा था और उस बेटे ने क्या किया, इससे पूछा था कि पापा जी ये क्या होता है रक्त एवं लौह की नीति। तो इसने कहा कि चल आज तेरे को मैं रक्त एवं लौह की नीति दिखाता हूँ। तो क्या था, एक नदी जा रही थी, बहती हुई, तो उसमें क्या था, एक तार बांधे हुए थे इस तरीके से, और उन तारों पे इसने लगभग 40 व्यक्तियों को तार पे इस तरीके से काट के उल्टा लटका रखा था। और इस पूरी नदी में क्या था, वो खून ही खून बह रहा था। तो उस बेटे को इसने बताया कि रक्त एवं लौह की नीति ये होती थी। तो उसके बेटे ने देखा और वो देखते ही सीधा यहाँ से कहाँ भाग गया, वो मालवा भाग गया। और जब बलबन की मृत्यु हो गई थी तब उसे बुलाया गया कि तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए हैं, तुम आ जाओ एक बार। तो उसने कहा था कि मेरे पिताजी जब तक जमीन में दाब दिया नहीं जाएगा बलबन को, तब तक मैं दिल्ली नहीं आऊंगा। तो वो इतना डर गया था बलबन से। अच्छा, जो मध्यकालीन भारत का लौह पुरुष बोला जाता है वो बलबन को ही बोला जाता है। जब भारत का लौह पुरुष वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार पटेल को। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ये भारत का लौह पुरुष है और ये मध्यकालीन भारत का या दिल्ली सल्तनत का रक्त एवं लौह पुरुष का बलबन था वो। तो इस तरीके से इसकी कुछ नीति थी, ये चलाई गई। तो बलबन की मृत्यु के बाद इसी का ही एक पुत्र था, बोगरा खां। बोगरा खां गद्दी पे बैठा, लेकिन वो कुछ समय तक ज्यादा टिक नहीं पाया। और इसके बाद में उसी के ही परिवार में से एक और व्यक्ति बैठा, बलबन का ही, जिसका नाम था केकुबाद। ये इतना विलासीन पर्वती का शासक था, जैसे ये गद्दी पे बैठा, लेकिन ये कई महीने हो जाते थे ये राज दरबार में जाता नहीं था बिल्कुल भी। तो लोग इतना मतलब शांतिपूर्वक कोई कार्य सब कुछ चल रहा था, तो लोग इसने देखना बिल्कुल छोड़ दिया था जनता को कैसे चल रहा है। तो ये इतना मदिरा पान करता था, बहुत ज्यादा धूम्रपान करता था, मदिरा, शराब और नशीले पदार्थ ज्यादा इस्तेमाल करता था। तो एक दिन क्या हुआ, रात को ये सोते ही और ये पैरालाइज हो गया, और पैरालाइज होने के कारण क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद में इसी का ही 5 वर्ष का एक बेटा था, जिसका नाम था क्यूमर्स। गद्दी पे बैठा, दिल्ली की गद्दी पे। दिल्ली की गद्दी पे सबसे कम उम्र का शासक बैठने वाला व्यक्ति वो क्यूमर्स ही था, जिसकी आयु कितनी थी, वो 5 वर्ष। जो केकुबाद था, इसी का एक सेनापति था केकुबाद का, इसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। केकुबाद का सेनापति था। जब केकुबाद की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में जो इसका पुत्र था क्यूमर्स,
ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका भी एक सेनापति था। तो जब क्यूमर्स गद्दी पे बैठा, ये तो बच्चा था 5 वर्ष का, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सोचा कि अगर मुझे दिल्ली की गद्दी पे बैठना है तो मुझे कहीं ना कहीं रक्त तो बहाना ही पड़ेगा, रक्त तो बहाना ही पड़ेगा। तो इसको देखते हुए क्या करा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जो क्यूमर्स था 5 वर्ष का, इसकी हत्या करके और बोरी में बंद करके और किसमें, यमुना नदी में इसको फेंक दिया। यमुना नदी में फेंकने के बाद में और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा फिर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो वहीं पे गुलाम वंश खत्म हो जाता है आपका, 1206 से शुरू होता है और 1290 ईस्वी तक ये गुलाम वंश खत्म हो जाता है। और उसके खत्म होने के बाद में तुरंत शुरू हो जाता है गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, जो 1290 से और 1320 ईस्वी तक ये चलता है। तो जब जलालुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पे बैठा, गद्दी पे तो बैठ गया, लेकिन इसकी उम्र कितनी थी, 70 वर्ष। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसकी उम्र सबसे अधिक थी, तो वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और सबसे कम उम्र का शासक था वो क्यूमर्स था, जिसकी उम्र 5 वर्ष थी। जब ये गद्दी बैठा, लेकिन ये इतना बुजुर्ग था, इससे चला फिरा भी नहीं जाता था। तो यहाँ पे क्या किया, इसके 2 सेनापति भी थे, जफर खां और उगलू खां, ये इसके 2 मुख्य सेनापति थे। तो क्या किया, इन दोनों को ही ये सबसे आगे भेजता था हर युद्ध में। इसका एक सेनापति और था जिसको भतीजा भी था इसका, और इसका दामाद भी था, जिसका नाम था अलीगुर सास। अलीगुर सास इसका भतीजा ही था, और दामाद भी और सेनापति। और बाद में जाके इसी का नाम क्या पड़ा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो मैंने बताया जो इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश के ही समय जो मंगोल थे वो बहुत अधिक आक्रमण करते थे, मंगोल आक्रमण करते थे। और उन आक्रमणों को जो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने कभी भी भारत में उन्हें आने नहीं दिया। तो एक बार क्या हुआ, तो जो मंगोल थे उस समय, और मंगोलों का जो शासक था वो चंगेज खां था, लेकिन वो कभी भी भारत में नहीं आया। तो उस समय मंगोलों का जो शासक था वो था अब्दुल्ला, मंगोलों का शासक जो अब्दुल्ला था। इसने भारत पे जैसे आक्रमण किया, तो भारत की तरफ से जफर खां और उगलू खां, इन दोनों ने नेतृत्व किया। और जैसे इन्होंने यहाँ पे ये उगलू अब्दुल्ला इनके पीछे पड़ गया मारने के लिए, तो ये तुरंत दोनों के दोनों कहाँ भागे, दिल्ली की तरफ भागे। और जब दिल्ली की तरफ भागे, और ये सारी सेना एकत्र करके और सीधे इसके पीछे भागे अब्दुल्ला के, और ये अब्दुल्ला सीधा कहाँ हो गया, रणथंबोर। रणथंबोर, ये रणथंबोर भाग गया। और भागने के बाद में क्या किया, यहाँ पे जो उगलू खां और जफर खां था, इन्हीं के लिए ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में ही मंगोलपुरी जो बीचों बीच पड़ता है दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से एक जो मंगोलपुरी है, वहां पर भी एक सीट है ये। तो यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को बचाने के लिए जफर खां और उगलू खां को वो मंगोलपुरी बसाया था। वो किसने बसाया था, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही बसाया था वो। तो ये जो थे मंगोलपुरी में, इन्हीं को कहते हैं पुराने मुसलमान, बाकी तो सब न्यू है। तो यहाँ से ये इस तरीके से इनको बचाने के लिए दिल्ली के बीचों बीच इसको ये मंगोलपुरी ये बसाया था। तो जब इसके कुछ ये अभियान वगैरह थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी को इसने भेजा दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। लेकिन जो दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ ये क्यों, ये यहाँ रहते थे दिल्ली, और उत्तर भारत में इनका पूरा शासन चलता था। तो ये कभी भी नीचे नहीं गए, कोई भी दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे, क्योंकि कोई गया नहीं, डर था कहीं मर न जाए वहां पर। तो हुआ क्या, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को
अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा दक्षिण भारत की तरफ भेजा, लेकिन वो इतना डर गया था अलाउद्दीन खिलजी की कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और मेरी वहां पे मृत्यु ना हो जाए। तो ये दक्षिण भारत ना जाने के कारण और ये सीधा कहां चला जाता है, देवगिरी। देवगिरी जाता है और देवगिरी के जो उस समय शासक थे वो थे आपके रामचंद्र। और अलाउद्दीन सीधा आता है कहां पर, देवगिरी, और देवगिरी पे यहाँ पर आक्रमण कर देता है। और ये आक्रमण में यहाँ पे इसमें जो रामचंद्र था इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे बहुत सारा इतना सोना धन लूटता है यहाँ पर, और बहुत सारा पैसा लूटता है। और लूटने के कारण ये यहीं पर ही क्या, अलाउद्दीन खिलजी यहीं पर ये बस जाता है यहाँ पर देवगिरी में। जब ये देवगिरी में बस गया अलाउद्दीन खिलजी, तो इसके चाचा को कुछ समय बाद पता चला कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, खिलजी को, इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चला कि जो मेरा भतीजा वो दक्षिण भारत नहीं गया और कहां चला गया, वो देवगिरी। तो इसने क्या किया कि एक सेनापति भेजा अपना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन के पास में कि तुम्हें भेजा था दक्षिण भारत की तरफ और तुम नहीं गए तो तुमने गलत किया, ये महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। तो इसने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने उसी सेनापति से कि महाराज से बोलना कि मैंने यहाँ से बहुत सारा धन लूटा है और मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे डर है कहीं आप मेरी मृत्यु न कर दें, इसीलिए मैं आपसे बीच रास्ते में मिलकर बातचीत करना चाहता हूँ और मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि ठीक। जब इसका सेनापति पहुंचता है इसके पास में, इसको सारी बात बताता है, तो वो कहता है जलालुद्दीन खिलजी कि ठीक है मैं उससे एक बार मिल लूंगा बीच रास्ते में। तो हुआ क्या, इधर से ये चलता है, जलालुद्दीन खिलजी उधर से आता है दिल्ली की तरफ, और इधर देवगिरी की तरफ से ये आता है अलाउद्दीन खिलजी, और रास्ते में एक नदी पड़ी और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी सारी सेना इधर खड़ी कर देता है और अलाउद्दीन सारी सेना अपनी इधर खड़ी कर लेता है। और ये जो पुल था यहाँ पर, पुल पे दोनों इधर से आए, ये इधर से आए, और यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी था ये अपने चाचा से गले मिलता है और गले मिलने के बाद में यहाँ पर ही इसके पेट में छुरा दे देता है और यहाँ पे इसकी क्या कर देता है, इसकी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था 1290 से और 1296 ईस्वी तक मात्र 6 वर्ष के लिए यहाँ पर शासक बना। जब इसकी हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठा, फिर अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था ये दिल्ली सल्तनत का सबसे अनपढ़ व्यक्ति था। सबसे अनपढ़ व्यक्ति था, इसको कुछ नहीं आता था। पूछा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अनपढ़ व्यक्ति कौन था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। इसका टाइम पीरियड है 1296 से और 1316 ईस्वी तक ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा। 20 वर्ष इसने शासक किया था भारत पर। तो क्या हुआ, ये सबसे अनपढ़ तो था लेकिन इसका दिमाग, बुद्धि बहुत तेज थी इसकी। ये क्या करता था, इसने सोचा कि जो सैनिक होते हैं वो क्यों मारते हैं अपने राजा को। तो इसने कहीं ना कहीं ये सोचा और सोचने के बाद इसने देखा कि जो राजा होता था, शासक होता था, ये कहीं ना कहीं उनको जो सैनिक होते हैं उनको वेतन नहीं देता। तो इसलिए इसने सबसे पहले सैनिकों को क्या, वेतन देना शुरू किया। सैनिकों को वेतन देना शुरू किया तो जिसके कारण ऐसा ना हो कि भविष्य में आने वाले समय में ये मेरी भी हत्या ना कर दे सैनिक, इसलिए इसने सैनिकों को वेतन देना प्रारंभ किया। और दूसरे जो इसने शुरू किया था कि ऐसा होता था पहले जब दो तरफ से युद्ध होता था तो ऐसा होता था, कुछ जो सैनिक थे इधर से भी पैसे ले लेते थे और उधर से भी पैसा ले लेते थे। तो इसको ये भी पता चला कि युद्ध के समय मेरी सेना उधर मिल जाती है और उसकी सेना इस तरफ मिल जाती है, तो दोनों तरफ से पैसा लेते थे वो वेतन। तो इसलिए इसने सैनिकों का क्या बनवाया, हुलिया। सैनिकों का हुलिया जो अलाउद्दीन ने बनाया। ये क्या होता था, एक मुकुट टाइप का बना दिया और मुकुट टाइप का बनाने के बाद में उस समय भारत में दिनार चलती थी, इस समय खिलजी वंश के समय। तो जो मुकुट टाइप का बना दिया और उसमें क्या जो दिनार थी और दिनार गर्म करके यहाँ पर रख देते थे और एक हत्ती टाइप की वो मार देते और जिस तरीके के कारण उनके माथे पे एक निशान बन जाता था और उससे पता चलता था कि हाँ ये मेरा सैनिक है। तो इसका जो तीसरी जो योजना थी इसकी, वो थी घोड़े दागने की प्रथा। घोड़े दागने की प्रथा ये क्या थी, जब युद्ध होता था तो जो सैनिक होते थे ये घोड़े उधर बेच देते थे दूसरी पार्टी को। तो इसे डर था कि युद्ध के समय
तो ये मुझसे पैसा लेते थे घोड़े मेरे, और उसके उस तरफ बेच देते थे पैसे लेकर। तो इसने यहाँ पे घोड़े दागने की प्रथा भी शुरू की। तो क्या करता था ये, जो घोड़ा होता था उन पे क्या बनाती, एक मोहर टाइप की बनाती थी। आपने देखा भी होगा जो गाँवों में बैल होते हैं, और बैलों पे आजकल घोड़े दागने की प्रथा है, वो बैलों पर दागने की निशान की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। तो उस तरीके से इसने ये शुरू भी की थी। जब इसने ये सारी चीज की तो इस पे इतना पैसा आता कहां से था? तो बताते हैं कि इसने सबसे पहले जो पशु होते थे और जो पशु दूध देते थे उन पे क्या लगा दिया इसने? टैक्स लगा दिया। कि जो पशु है उन पे क्या लगा दिया इसने? कर लगा दिया। तो यहां से पैसा आता था एक तो इसका। और भारत में ऐसा शासक था ये पहला जिसने दूध पे भी कर लगा दिया था। और इसने जो दूसरा शुरू किया था, इसने भूमि पर कर, भूमि होती है ना जमीन पर क्या लगा दिया इसने? टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। कि जिसके पास जितनी बीघा जमीन है और वो क्या देगा, उतना टैक्स देगा। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत आई कि किसी के पास 1 बीघे जमीन और किसी के पास 50 बीघे जमीन, और सबको भूमि जो कर दिया जाता था वो सब समान देते थे सबको कर। तो इसे लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। तो इसने क्या करा, यहाँ पे एक बिस्वा नामक एक पैमाना जारी करा। और इसमें क्या करता था ये कि 20 बिस्वा का एक बीघा पक्का बीघा बनता था। और जो पक्के बीघा होते थे वो 20 बिस्वा का 1 बीघा पक्का बीघा वो बनता है। तो इसने देखा जिसपे जितनी जमीन होगी वो उतना ही क्या देगा, वो टैक्स देगा। तो इस तरीके से इसने किया था। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो योजनाएं थी, अनपढ़ तो था लेकिन दिमाग बहुत चलता था इसका। इसकी एक और नीति थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ये क्या करता था कि जो बाजार में जो सब्जी वगैरह बेचते थे, इसने उस पे क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। और इसने एक चीज और बहुत अच्छी शुरू की, इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर विभाग कि जो व्यक्ति बाजार के जो सामान बेचते थे, माल बेचते थे, सपोज करो किसी को 1 किलोग्राम क्या लेनी है, चीनी लेनी है, 1 किलोग्राम चीनी लेनी है। और जो बाजार वाले जो चीज बेचते थे और वो 1 किलो के स्थान पे कितने देते थे? 950 ग्राम। 950 ग्राम दिया यहाँ पर, तो कितना कम दिया? 50 ग्राम दिया। तो इसी को देखते हुए जो गुप्तचर थे वो यही देखते थे कि हाँ इसने कितना सामान कम दिया, और जितना कम सामान देते थे उसका उतना ही क्या वो मांस काट लिया जाता था। तो इस तरीके से इसने गुप्तचर का विभाग की स्थापना की। तो इसमें क्या करते थे, अगर किसी ने 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम दी तो कितनी कम दी है? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम कम दिया तो 2 उंगली गई उसकी, और मांस कहीं से भी काट लेता था, ना ज्यादा कम और ना ही ज्यादा, दोनों बराबर इतना ही काटता था जितना उसने सामान कम तोला हो। तो इस तरीके से इसने ये चलाए। और हम जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में एक सिकंदर आएगा, और सिकंदर ने क्या किया था? विश्व विजेता का सपना देखा था। तो इसने भी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की कि मैं भी क्या बनूंगा? सिकंदर ही बनूंगा। ये इसकी कुछ नीतियां थी, योजनाएं थी। और इसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके 2 मुख्य सेनापति थे, एक तो नुसरत खां और दूसरा उगलू खां। ये 2 इसके सेनापति थे। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण था वो कहां पर था? गुजरात। और गुजरात के उस समय जो शासक थे वो थे कर्णदेव बघेला। और बघेला ही वंश चल रहा था उस समय गुजरात में।
बघेला वंश के कर्णदेव बघेला। तो नुसरत खां और उगलू खां ये दोनों गए कहां पर, गुजरात अभियान के लिए। और गुजरात में जो इन्होंने युद्ध लड़ा, और ये इतना भयंकर युद्ध लड़ा यहाँ पे, ये युद्ध बहुत तगड़ा चला। लेकिन इसमें ये जो थे कर्णदेव बघेला, इनकी एक पत्नी थी कमला देवी, और इनकी पत्नी और पुत्री, एक पुत्री थी जिसका नाम था देवनामिका। जब नुसरत खां और उगलू खां ने आक्रमण किया यहाँ पे गुजरात पर, तो यहाँ पे जो कर्णदेव बघेला था इस युद्ध में हार गया, और हारने के बाद में ये अपनी पत्नी को तो यहीं छोड़ जाता है, और जो इसकी पुत्री थी और पुत्री को लेकर सीधा कहां भाग जाता है, वो रणथंबोर भाग जाता है। अब नुसरत खां और उगलू खां जो इसकी पत्नी थी कमला देवी, इसको पकड़ लेते हैं, और यहीं पर ही गुजरात अभियान के दौरान ही यहाँ पर इनको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था मलिक काफूर। ये एक हिजड़ा था, लेकिन बहुत बहादुर था। ये अलाउद्दीन खिलजी के आने वाले समय में सभी युद्धों में इसने बराबर भाग लिया और सबसे आगे रहा था हमेशा। तो यहाँ पे जो नुसरत खां था, नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार दिया और इसको 1000 दिनार में खरीदा, क्योंकि भारत में उस समय दिनार चलते थे, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लेता है क्वेश्चन कि 1000 दिनारी के नाम से किसको जाना जाता है, तो मलिक काफूर को ही जाना जाता है। तो यहाँ से ये इसको चले लेके कमला देवी को और मलिक काफूर को, जब यहाँ दिल्ली पहुंचे और अलाउद्दीन खिलजी को दी ये भेंट की, कमला देवी और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर ली, इससे शादी कर ली। और शादी करने के बाद में सबसे अधिक प्रेम भी ये कमला देवी से करता है। लगभग अलाउद्दीन खिलजी ने 11 शादियां की थी, 11 शादियां की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब अलाउद्दीन खिलजी का जो अगला आक्रमण था वो कहां था, रणथंबोर। और रणथंबोर के जो उस समय शासक थे, रणथंबोर के जो उस समय शासक थे, रणथंबोर के जो उस समय शासक थे वो थे हम्बीर देव। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो अगला आक्रमण था वो सीधा कहा था, रणथंबोर। क्योंकि रणथंबोर में क्या था, जो कर्णदेव बघेला था, एक तो इसको शरण दे रखी थी इसने, और दूसरा जो अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला इसको भी शरण दे रखी थी। क्योंकि जो अब्दुल्ला था, मैंने आपको बताया जो वो थे मंगोल थे, उस समय मंगोलों का जो शासक था वो अब्दुल्ला ही था। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का जो अगला आक्रमण था वो रणथंबोर ही था। अब यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने सीधा रणथंबोर आक्रमण किया, और यहाँ पे कर्णदेव बघेला भी मारा जाता है, हम्बीर देव भी और अब्दुल्ला, इन तीनों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे जो कर्णदेव बघेला था, यहाँ पे इसकी जो पुत्री थी जिसका नाम था देवनामिका, यहाँ से इसको उठा लाता है, और उठाने के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी था अपने पुत्र की उससे क्या कर देता है, शादी करा देता है। तो इस तरीके से इसके कुछ ये नीति अभियान वगैरह थे। और इसी के ही समकालीन एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और उस समय जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, ये उस समय के बहुत अच्छे लेखक थे, और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी, पद्मावती। पुस्तक लिखी इन्होंने। और इस पुस्तक में जो क्या किया था इसने, जो मेवाड़ के जो राजा थे रतन सिंह, जो चित्तौड़गढ़ बोलते हैं जिसको, चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे राजा रतन सिंह, और रतन सिंह की जो पत्नी थी वो थी पद्मावती। जो मलिक मोहम्मद जायसी था, ये पद्मावती को बहुत चाहता था, लेकिन उसको कभी हासिल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि दुनिया में दो ही तरह के लोग रहे होते हैं, एक तो बहुत बहादुर होते हैं, और एक वो जो चाहते हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाते कभी भी। तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी जो था, इसको पता था कि जो पद्मावती है इसके ऊपर इसने पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में जो पद्मावती था उसका पूरा सौंदर्य का वर्णन किया अच्छे से, और लेकिन कभी भी उसको हासिल नहीं कर पाया। तो इसमें ऐसी बात लिख दी इसने, इसकी बड़ा चढ़ा के कर दी बात लिखी, और इसमें कहा कि अगर ये
कहीं बाहर निकल जाती है और इसके शरीर का कोई भी अंग बाहर दिख गया तो उसकी जो नस होती थी, नसों में से खून बहता हुआ दिखता था। तो इतना अच्छा लिख दिया, बड़ा चढ़ा कर लिख दिया। अब जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने ये पुस्तक पढ़ ली, थे ना चेले चपाटे, उन्होंने पढ़ा दी इसको पुस्तक। अब पुस्तक पढ़ ली इसने, अब पढ़ने के बाद में अब ये तुरंत ये उतावला हो गया कि मुझे अब कुछ भी हो जाए, मुझे पद्मावती से क्या करना है, शादी करनी है यहाँ से। तो होता क्या, अलाउद्दीन खिलजी सीधा किसके तरफ जाता है, रतन सिंह के पास में। और रतन सिंह के पास में जाने के बाद में इससे कहता है कि मुझे आपकी जो पत्नी है उससे क्या करनी है, शादी करनी है। तो यहाँ पे इससे कहता है, रतन सिंह कहता है पागल हो गया, ये मेरी धर्म पत्नी है, ऐसे थोड़ी ना शादी हो जाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि चलो ठीक है, शादी नहीं होती तो एक बार मुझे मुंह दिखा दो, उसका फेस दिखा दो, मैं देख के चला जाऊंगा यहाँ से। तो राजा रतन सिंह ने कहा चलो, इतनी दूर से आया, दिखाई देते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर राजा रतन सिंह ने क्या करा, यहाँ पर एक शीशा पद्धति उद्वादर कर यहाँ पे बिठा दिया अलाउद्दीन खिलजी को, और लिफ्ट के द्वारा यहाँ पे बिठा दी पद्मावती को। जैसे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ बैठा था और ये सारे शीशे लगे हुए थे यहाँ पर, कौन आया यहाँ पर, पद्मावती। जैसी पद्मावती आई, अब अलाउद्दीन खिलजी सारे शीशों को तोड़ के भागने लगा इसकी तरफ। जैसे भागने लगा यहाँ पे, तो पद्मावती को तुरंत ही यहाँ से अंडरग्राउंड कर दिया। जैसे कर दिया, अब अलाउद्दीन खिलजी से कहाँ रहा गया, तो इसने तुरंत ही किस पर आक्रमण किया, जो राजा रतन सिंह थे, राजा रतन सिंह, और इन पे इसने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद में जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया यहाँ पे, और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे पूरी तरह हारने वाला था, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर क्या करता है, पीछे से आके रतन सिंह के पेट में छुरा दे देता है, और यहाँ पर रतन सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब बची कौन, पद्मावती। तो पद्मावती कहाँ थी, जो चित्तौड़गढ़ का वो महल था, महल में यहाँ बैठी हुई थी। अब अलाउद्दीन खिलजी पहुंचे यहाँ पर दरबार पर, महल में पहुंचे, और यहाँ सारी सेना खड़ी हुई थी, गेट लगा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आवाज लगाई कि हमने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया है और दरवाजा खोल दो। तो पद्मावती ने गेट नहीं खोला, लेकिन जैसे तैसे करके इसने बोला, फिर उससे बोला, तो पद्मावती ने यहाँ पे गेट खोल दिया। और यहाँ पे क्या देखता है, ये चारों तरफ स्त्रियां खड़ी हुई थी, और उनके हाथ में क्या था, सबके आग थी, तलवार भाले जो भी थे सबके हाथ में थे। और यहाँ बीच में था एक अग्निकुंड था, और इस अग्निकुंड में जैसे इसने देखा यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये सारी की सारी ये पद्मावती और भी जितनी भी स्त्री थी वो सारी की सारी अग्निकुंड में कूद जाती है, और इसी को कहते हैं जौहर विरत। और इस तरीके से यहाँ पद्मावती की मृत्यु हो गई, और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ था उसका नाम बदलकर खिजराबाद नगर अपने पुत्र के नाम पर रख देता है। और यहाँ पे इस तरीके से ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से ये चल देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद में हम सीधे आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे फिर तुगलक वंश। और तुगलक वंश में भी बहुत अच्छे शासक आए, पढ़े लिखे आए, और दिल्ली सल्तनत का एक सबसे अनपढ़ व्यक्ति था और एक पढ़ा लिखा भी व्यक्ति, जिसको कहते हैं आगे तुगलक वंश में वो आएगा। धन्यवाद।